नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण आलमबाइन डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव यूथ को मोटिवेशन, सही डायरेक्शन और साथ ही एक स्ट्रेटेजिक टॉक करना। और साथ ही आपने सुना होगा, देखा होगा कि डायलॉग मंच के द्वारा एजुकेशन प्रोग्राम प्रारंभ कर दिया गया है, वो भी आप लोगों के लिए हो रहा है। तो उसी श्रृंखला में जो हमारी श्रृंखला चलती आ रही है, आज हमारे साथ जुड़ी है आकांक्षा नायक जी। आकांक्षा नायक जी को इस बार सीजीपीएससी 2020 का जो परिणाम आया है, उसमें डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है दोस्तों। तो आकांक्षा जी, सबसे पहले आपका स्वागत और आपके इस चयन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। आकांक्षा जी, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में, कि आपके एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से हैं, सिविल सेवा ही आपने करियर क्यों चुना और ये कौन सा अटेम्प्ट था, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। जी, पहले तो मैं डायलॉग मंच का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि मैं अपना एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर कर पाऊंगी। मैं प्रॉपर महासमुंद से रहने वाली हूँ। स्कूलिंग भी मैंने यही की है। उसके बाद मैथ्स के स्टूडेंट होते हुए मैंने इंजीनियरिंग, जैसे सभी अभी के उस टाइम का ट्रेंड था, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो अपीयर भी हुए हैं। इसके बाद मैंने एमटेक किया है एनआईटी रायपुर से। और वो मेरी लाइफ में मैं मानती हूँ कि 2 टर्निंग पॉइंट आए हैं। एक स्कूल के समय था, जब क्लास 7 तक, जैसे कि मैं पास होने के भी वो थे बहुत सेकेंड डिवीजन स्टूडेंट, बिलो एवरेज एकदम ऐसे वाले थे, टेस्ट में भी फेल हो जाए। जब स्टूडेंट के क्लास 1-2 में 90% आते थे, मेरे 60-70 आते थे। तो वो क्लास 8 का एक टर्निंग पॉइंट था। मुझे मैथमेटिक्स में पहली बार 85 मिला था। तो वही लगा था कि बाप रे, इतने ज्यादा कैसे मुझे मिल गए। तो तब एक कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ, कर किया जा सकता है करके। तो उस टाइम स्कूल का वो टर्निंग पॉइंट था। फिर 12th में भी 92 जैसे रहे पासिंग। और दूसरा टर्निंग पॉइंट मैं मानती हूँ एमटेक के दौरान आया था, जब उस दौरान जो उन्नत भारत अभियान है केंद्र सरकार का, उसमें मुझे हिस्सा होने का अवसर मिला था। और जी, तो इसी दौरान ये हुआ कि टेक्निकल फील्ड के बदले मैंने जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स अडॉप्ट किए वो इस दौरान ही हुआ, जिसमें ग्रामीण जो हम बोलते हैं ग्रामीण भारत, उससे जुड़ने का मौका मिला। तब समझ आया कि एक जो टेक्निकल गैप है, मतलब मेरा जो प्रोजेक्ट चल रहा था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में था। और वही जब मैं गांव में गई तो समझ आया कि यहाँ पे ऐसी महिलाएं हैं, मीन्स हम ये तो 80% पॉपुलेशन तो रूरल इंडिया में रहती है। उसमें हम देखें कि बहुत कम, मतलब 30-40% जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो एजुकेशन में थी। मतलब जो प्राइमरी, अब क्योंकि वो मिड डे मील मिलता है इसलिए 8 तक तो एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो एडमिशन था वो काफी कम था। तो वो एक चीज कहीं क्लिक कर गई कि क्या मैं अच्छा, एमटेक ज्वाइन करने का मेरा मकसद भी था कि मैं प्रोफेसर में आगे बढ़ूं। जैसे मेरे पेरेंट्स का, पापा का ये था कि पढ़ाई तो पहली पूरी करनी चाहिए, नौकरी तो कहीं नहीं गई है। तो इस मकसद से मैं एमटेक कर रही थी। लेकिन वही है, वहाँ पे ये क्लिक हुआ कि शायद एमटेक करी, प्रोफेसर बनी तो सिर्फ उन स्टूडेंट्स तक पहुंच पाऊंगी जो कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं, लेकिन जो ले ही नहीं पाते उनके लिए करना था। इसलिए मैंने फिर वहां से ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट अडॉप्ट करने का सोचा। और 2017 में जब एमटेक खत्म हुआ, उसी दौरान मैंने पहला अटेम्प्ट भी दिया था। 17 और 18 प्री, दोनों में प्री नहीं क्वालिफाई हुआ। और फिर मैं कहूँगी 18 का बहुत सीरियस अटेम्प्ट था मेरा, लेकिन उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। फिर 19 का दिया, उसमें डायरेक्ट 33 रैंक आया और डीएसपी का पद मिला। और फिर 2020 क्योंकि कंटिन्यूएशन में था तो इसमें 13 रैंक आया और अभी डेप्यूटी कलेक्टर का पद मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि काफी अच्छा आपका जर्नी रहा। और मोटिवेशन क्लास 10 से बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि जहाँ मैं सेकंड डिवीजन में रहती थी, लेकिन जैसे 85 मार्क्स आए तो मेरे अंदर फर्स्ट टाइम कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। और ये होता भी है कि ना, जैसे अपनी ताकत का, हाँ ये हो गया तो फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो उस तरह का एक मोटिवेशन आपके अंदर आया। फिर आपका आगे एजुकेशन में दोबारा फिर एक टर्निंग पॉइंट आया जिसने आपको मोटिवेट किया। और बिल्कुल यहाँ पर एक बात मैं, आकांक्षा जी, जब आपने इतनी अच्छी जर्नी बताई अपने बारे में और सिविल सेवा क्यों चूज की, ये भी बड़ा मिड डे मील के बारे में आपने जिक्र किया। यानी कहीं ना कहीं सोशल सर्विस की भावना, समाज सेवा की भावना भी जागृत हुई कि भाई हम कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। और ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, यहाँ हम अपने साथ साथ समाज के लिए कर सकते हैं।
जी बिल्कुल सर। आपकी लेबर तो रही आकांक्षा जी पूरा, जैसा आपने बताया। लेबर के अलावा कुछ और भी आप नाम इंक्लूड करना चाहेंगे, या कोई अंदर की आवाज जिसने आपको हमेशा जी मोटिवेट रखा? ठीक है, दो घटनाएं तो हमने बताई टर्निंग पॉइंट, या कोई ऐसी बात अंदर जी थी कि भाई मुझे करना ही करना है, कुछ अंदर सेल्फ मोटिवेशन था, या आसपास कुछ ऐसा वातावरण था जिसने आपको हमेशा मोटिवेट जी रखा? जी सर। सर इसमें मैं डेफिनेटली दो चीज को तो मानती हूँ। एक तो जो पेरेंट्स का जो सपोर्ट था इस पूरे जर्नी में, जो करना है जैसा करना है करिए। एक तो ये था आप पढ़ेंगे तो वो नौकरी के लिए या पोस्ट पाने के लिए नहीं, आप ज्ञान के लिए पढ़िए। ये पेरेंट्स से ये बहुत सपोर्ट बढ़िया। था जो हमेशा मुझे कभी वो टेंशन नहीं आया। लेकिन क्योंकि हम तैयारी में है तो टेंशन तो आना ही है, और दो दो अटेम्प्ट नहीं हुआ था तो वो है। तो इसके लिए मैं दूसरा लेना चाहूंगी, जो हम 3 लोगों का ग्रुप था फ्रेंड्स जो हम साथ पढ़ते थे। जी। मैं कहूंगी कि मैं तो उनको कम मोटिवेट कर पाई, वो मुझे ज्यादा मोटिवेटेड रखे। अभी तो कुछ वजह से उनका नहीं हो पाया, लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर तो पक्का ही है उनका। तो जी। हमेशा कुछ भी टेंशन हुआ फोन कर लिए कि भाई ये नहीं बन रहा है, तो उनका अप्रोच ही ऐसा होता था कि अरे इतना सा नहीं बन रहा है, इससे ज्यादा तुमने निकाल लिया है। ऐसा वाला एक दूसरे को समझाते हुए, नोट्स एक्सचेंज करते हुए। मैंने इंग्लिश मीडियम में दिया है तो उसमें तो थोड़ा नोट्स का प्रॉब्लम तो रहता ही है, सोर्स खुद से बनाने पड़ते हैं। तो वो सब भी चीजों में काफी हेल्प हुआ कि कुछ उन्होंने बनाया, कुछ हम लोगों ने, ऐसा करके 3 लोगों के बीच हम जो ग्रुप स्टडी करते, एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए चले। तो ये दोनों चीज पूरी जर्नी में मेरा एकदम पिलर कहना चाहिए वो रहा है। बहुत और बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी। जी, आप पूरा कीजिए सर। जी। और ये जो अंदर की आवाज बोले, जैसे आपने अभी जो कहा कि कुछ अंदर से खुद सेल्फ मोटिवेशन के लिए, तो ये ऐसी जर्नी है ना, जब हम पढ़ते गए ना उसके बाद जब डेटाज मिलते गए तो फिर वो फीलिंग आती गई कि यार इतना प्रॉब्लम है तो हम क्या हवा में, मतलब ऊपरी तौर पर चल रहे हैं क्या? मतलब चीजें हैं जो हम ठीक कर सकते हैं, पूरा नहीं तो जो हमने समाज से लिया उसका कुछ तो वापस किया जा सकता है। तो बहुत जब बढ़िया। पढ़ते गए ना, ये सिलेबस इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया ना कि इस दौरान में मैं तो मानती हूँ कि जो ये पढ़ लिया ना, जो अच्छे से पढ़ लिया, वो कभी भूखे पेट तो नहीं सोएगा, वो जीवन जीने का तरीका तो सीख ही जाएगा। तो एक ये भी था, जब आप पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं, तो आपको मोटिवेशन वहीं से मिलते भी जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि आपने बड़े अच्छे से बोला कि भाई जब जैसे जैसे आप डाटा पढ़ते गए, चीजों को पढ़ते गए, ऑटोमेटिकली कि भाई बहुत कुछ करने को है, मुझे करना चाहिए, समाज को देना चाहिए। ये सही बात है कि बहुत सारा ऋण हमारे पर होता है, हम उस ऋण को चुकाएं, उस माध्यम से हम लोग करें। तो पहले तो मैं आपको माता पिता जी और जो फ्रेंड्स आपके हैं उन सबको नमन करता हूँ, और मैं भी विश करता हूँ जी कि उनका भी सिलेक्शन हो, वो भी प्रॉपर अधिकारी बने और आपकी तरह वो भी स्टैब्लिश हो, क्योंकि वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो होना भी चाहिए। जी 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 आकांक्षा जी, थोड़ा सा हम बात करें, इस पूरी परीक्षा के दौरान आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा? जैसे किसी के लिए कोई जी टॉपिक चैलेंजिंग हो सकता है, किसी स्टेज, 3 स्टेजेस का एग्जाम है, प्री मेंस इंटरव्यू, वो चैलेंजिंग हो सकता है, या और भी कोई चैलेंज हो सकता है, तो आपके लिए कुछ हैडल रहा है या कंफर्ट जोन रहा? नहीं, कोई नहीं, सब ठीक है, सब चंगा सी। सर मैं तो मानती हूँ कि ये इसकी तैयारी शुरू करना ही मेरे लिए चैलेंज था। मैंने बहुत बढ़िया। टेक्निकल फील्ड से एकदम एक पूरे टोटली डिफरेंट फील्ड में जी। स्विच किया था। और मेरी कंडीशन ऐसी थी, 2016 की बात बता रही हूँ क्योंकि 17 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था। जी। उस टाइम मुझे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एग्जैक्टली दो अलग व्यक्ति होते हैं ये मुझे नहीं पता था। तो ओके। इसलिए भी मुझे लगता है सर कि अगर मैं ये चीज कर सकती हूँ ना, तो फिर कोई भी कर सकता है। और मैंने अगर इस स्टेज से शुरू किया ना, तो मुझे लगता है बाकी लोग तो काफी बेहतर अभी सिचुएशन में होंगे जो ये कर सकते हैं ऐसा करके। अच्छा सर, इसमें मैं एक और मिथ है वो भी थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी। जैसे माना जाता है कि हमेशा से जो टॉपर रहे हैं वही सिविल सर्विसेज के लिए बनते हैं, या कुछ बड़े कॉलेजेस से, एनआईटी, आईआईटीज, ये से। मैं खुद एनआईटी से हूँ, लेकिन अगर ऐसा होता तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाना चाहिए था। मुझे वो 2 अटेम्प्ट जो प्री के जो क्वालिफाई नहीं हुए, वो नहीं होना चाहिए था। तो मेरा ऐसा तो नहीं मानना, मुझे लगता है कि जब आप इस एग्जाम के लिए सीरियस होते हैं ना, वो ही समय होता है। आप बिलो एवरेज है, एवरेज हो या अबो एवरेज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस एग्जाम के लिए कितना, इस एग्जाम या किसी के लिए भी आप कितना सीरियस हैं, कितना डेडिकेटेड हैं, वो डिपेंड करता है कि आप सिलेक्शन से कितने करीब हैं। तो ये तो ऐसा मुझे लगता है ऐसा।
बहुत बढ़िया, कितना अच्छा आपने बताया कि एग्जाम टफ नहीं है। आप जब सीरियस हो जाएंगे तो कोई भी कुछ भी हो, आप सब कर जाएंगे। ये जी बहुत जी अच्छी बात है। और संघर्ष वाला रहा। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि प्रेसिडेंट और पीएम का ही दोनों का अलग अलग होते हैं। जी और ग्रेजुएशन करने के बाद भी, हम बीटेक करने के बाद भी अगर ये नहीं जान रहे हैं, तो उसका मतलब सोशल साइंस की जानकारी, एक करंट अफेयर्स की जानकारी जी अपने को नहीं है। जी तो उसके बाद भी नहीं। आपने और डीसी बन सर गए। आप डीसी बन गए, तो आपका जी मैसेज ये है कि जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, इतनी नॉलेज जी कम होने के बाद। बहुत बढ़िया। जी, आप कुछ तो कह रहे हैं। इवन जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हमारे कोरिया डिस्ट्रिक्ट में चांगबाघार जो माउंटेन सीरीज है, ये शब्द याद करने के लिए ना मुझे चाय को बघार, इस टाइप की चीजें को कनेक्ट करके मुझे वो वर्ड याद करना पड़ा, जो एक बहुत छोटा चीज है। फिर तो ट्राइबल्स के नाम याद करना, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। तो मैंने उस स्टेज से शुरू किया था। और इसीलिए मुझे लगता ही है सर कि कोई भी कर सकता है, इतना भी टफ नहीं है। प्री थोड़ा सा टफ जाता है, लेकिन अगर प्री आपने क्वालिफाई कर दिया तो मेंस बहुत इजी है। और मुझे तो लगता है सीजीपीएससी जो है और बाकी एग्जाम से भी, मतलब जो व्यापम जो 2 स्टेज एग्जाम्स होते हैं उससे भी इजी पड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अदर एग्जाम से भी इजी आपको लगा। बहुत बढ़िया। मैं एक आंसर एक बात कहूँ, जैसे दो दो बार प्री आपका नहीं निकला और फिर अगली बार निकला तो फिर डीसी सीधा बन गया। क्या जी कमी लगती है कि हम दो अटेम्प्ट में क्या भूल कर रहे थे, कि जो भूल आपने सुधार की फिर बाद में। जी देखिए सर, जो मैं एक कंक्लूजन अपनी तैयारी का जो है वो मैं देना चाहूंगी किसी भी एग्जाम के लिए। मैं थोड़ा सा इसको जनरलाइज करके बोलना चाहूंगी कि जी किसी भी एग्जाम के लिए ना 3 की पॉइंट्स होते हैं। एक, जी आपको सिलेबस ना बाय हार्ट होना चाहिए। बाय हार्ट इन नॉट इन द सेंस कि आप बैठ के वर्ड टू वर्ड रट रहे हैं, मतलब जी। इसका मतलब ये आपका सिलेबस इतने बार आपकी नजरों के सामने से चला जाए कि वो आपको याद हो जाए। एक बिल्कुल। ये होता है। दूसरा मेरा मानना है क्वेश्चन पेपर्स। जैसे कि सिविल सर्विसेज के लिए तो एक मिथ है कि एवरीथिंग अंडर द सन इज योर सिलेबस, बट ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। आपको इसके लिए 5 साल के आप क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन एक्चुअली आते कहाँ से। ये दो। तीसरा है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज इज मस्ट मस्ट मस्ट। आप जितने क्वेश्चन लगाएंगे एमसीक्यू के लिए, अगर प्री की बात करें, अगर मेंस की बात करें, तो कितनी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। मैंने यहीं पे थोड़ी गलती कर दी थी कि मैंने प्री में इस चीज को इग्नोर किया था, कि ना मैंने सिलेबस को उतना देखा था कि ठीक है मेंस की सिलेबस बाद में देखेंगे, बट एक्चुअली ये 3 स्टेज एग्जाम है। तो हमको मेंस हो, सबका सिलेबस एक साथ देखते हुए चलना चाहिए और वैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए। और दूसरा, क्वेश्चन पेपर देखने की उतनी क्योंकि मैंने गेट क्वालिफाई किया था पहले एमटेक के लिए, तो वो थोड़ी सी आदत थी, तो यहाँ पे मैं ठीक ठाक थी। लेकिन टेस्ट सीरीज और मैंने सिलेबस में ये गलतियां की थी कि यहाँ से मेरे से जो चूक हुई थी इस प्रिपरेशन में, और यही कारण भी बनी, दोनों ही में प्री नहीं निकला था। जी नहीं, बड़ा अच्छा है। और आपने कितना अच्छे से बताया। बस ये एक मैसेज सभी के लिए दोस्तों, कि आकांक्षा जी ने आपके लिए मैसेज दिया कि आप भी इन चीजों का ध्यान रखिएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आकांक्षा जी, हम थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बात करते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के बारे में। आप एक जी स्ट्रेटजी कर लीजिए, या आप एक गाइडलाइन कह लीजिए, तीनों ही स्टेज के बारे में आप क्या गाइड करना चाहेंगे, आप क्या बताना चाहेंगे तीनों स्टेज के बारे जी सर, ये तो अभी जैसे नोटिफिकेशन आ भी चुका है सीजीपीएससी नेक्स्ट, उसके लिए 2 मंथ ही बचे हैं। में। जी मुझे लगता है कि मैं अगर अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगी तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर 175 लोग अगर सेलेक्ट हुए तो उतनी स्ट्रेटेजी भी होती है। जी लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि आप अपने आप को ज्यादा बेहतर अच्छे से समझते हैं, कि जी। जैसे मुझे रात में पढ़ना ज्यादा सुटेबल लगता था सुबह की ओके। वजह, तो ओके। किसी को सुबह लगता है। तो टाइमिंग मैटर नहीं, किसी को ज्यादा देर पढ़ना पसंद है, जैसे मुझे ज्यादा देर नहीं, मुझे एक टास्क बेस्ड स्टडी करना पसंद था। और शाम का वक्त मैं हमेशा अपने घूमने के लिए रखती थी। तो ओके। मैंने कभी इन चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। मैंने हाँ, लास्ट लास्ट में जब एग्जाम पास रहता है तो सब चीज कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ना, आप शादी में जाते हैं ना आप दोस्तों से मिलते हैं, वो खुद ब खुद होने लगता है। लेकिन मैंने अपने आप को एनर्जाइज रखने के लिए हमेशा उन चीजों को से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जो मुझे ये एनर्जी प्रोवाइड करता था। बहुत तो बढ़िया। इस तरीके से आप खुद को समझिए कि आपका पढ़ने का क्या शेड्यूल हो सकता है, या किस तरीके से आप फॉलो करेंगे। ठीक है, और बहुत बढ़िया। दूसरा जो मेंस है और प्री है, ये अलग अलग चीजें नहीं होती है।
दोनों को साथ लेके ही चलिए। लेकिन अब नोटिफिकेशन आने के बाद जो 2-3 मंथ होता है वो तो हमको प्री के लिए डेडिकेट करना होता है, इसलिए यहाँ से पूरा जो आपका ध्यान है वो प्री में आ जाता है। देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे कि मैंने मेंस के लिए अपनाया, 7 पेपर होते हैं, तो मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं 3-4 पेपर में अबव 120 125 के लिए सोचूंगी, और बाकी में ठीक है 100 प्लस रहे तो मैं उतना स्कोर कर लूं कि मैं इंटरव्यू पे उतना डिपेंडेंसी ना रहे। तो वही अप्रोच लेके मैंने तैयारी भी की, बार बार उन चीजों को रिवाइज किया जिसमें मैं ज्यादा स्कोर करना चाहती थी। जैसे कि साइंस होता है, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, वो भूलने वाली चीज है, अगर आपको नहीं याद आई तो आप उसमें नहीं लिख सकते, तो उसको डेली रिवाइज करना। लैंग्वेज हो गया, उसे डेली 2-3 घंटे देना। इस तरीके से मैंने पेपर वाइज तैयारी की थी जी। और प्री के लिए तो यही बोलूंगी कि आप जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज देंगे, जितना ज्यादा अप्रोच डेवलप करेंगे एमसीक्यू के लिए, उतना आपके लिए अच्छा होगा। ज्यादा से ज्यादा घटना चक्र है जैसे ऑथेंटिकेटेड है, इसलिए उसे सॉल्व करिए, तो ये बहुत बेनिफिट करता है। आप जितना पढ़े हैं ना उसमें ही अपनी एक्यूरेसी चेक कीजिए। ये मैटर नहीं करता आप टेस्ट सीरीज में रैंक 1 ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं आप, लेकिन जितना क्वेश्चन लगा रहे हैं वो आपके सही होने चाहिए। मेरा तो ये अप्रोच रहा है सर जी। बहुत बढ़िया, जितने क्वेश्चन लगा रहे हैं उतने आपके सही होने चाहिए, ये आप अप्रोच लेके चले। और बड़ा अच्छा आपने बताया कि 2-3 चीजों को, जैसे कहा कि मैं कुछ चीजों में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी। ये बड़ी सी बात है कि अपना इवनिंग वॉक का समय निकालना है तो निकालना ही है, ये सब चीजें बड़ी सी बात है। मेंस के लिए भी अगर हम बात करते हैं, तो प्री के लिए आपने बात की, मेंस के लिए आपका क्या रहता है? और जैसे मेंस की हम बात करें तो जैसे प्री के बारे में बताया। हाँ जी जी सर, देखिए मेंस जो है वो 7 पेपर है ना, और इसको समझना होगा कि ये 4 दिन के अंदर आपको 7 पेपर देने हैं। तो हर जो पेपर है उसके लिए वैसी स्ट्रेटेजी बनती है जी। ऐसे तो हमेशा हर कोई पूरा पढ़ने के बाद ही उसकी प्रैक्टिस करता है, क्योंकि वो एक हर सब्जेक्ट का मिक्स एक कंक्लूड बोलना चाहिए, एक आंसर ही होता है, लॉन्ग आंसर होता है। जो लैंग्वेज है वो स्कोरिंग होता है, इसलिए आप उसे छोड़ नहीं सकते, उसे आपको हमेशा करना पड़ेगा। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि मेरा हिस्ट्री उतना अच्छा नहीं था तो मैं उस पर ज्यादा फोकस करती थी, नोट्स बना के, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख के। इसमें सर जो मेरे दोस्त हैं उन लोगों ने भी, क्योंकि ये लॉकडाउन का समय था, कोई टेस्ट सीरीज चल नहीं रही थी, तो हमने यही किया था कि वो क्वेश्चन बना के देते थे। तो हम लोग जो है दोपहर को जो भी समय है उसमें हम लिखते थे उस टाइम फ्रेम में, और उसके बाद वापस चेक करने के लिए। तो ये जरूर करिएगा, अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है ना तो अपने दोस्तों के बीच ही ये सारी चीजें करिए, क्योंकि एट द एंड आपको सेलेक्ट होना है। ठीक है, पेपर 4 एक स्कोरिंग है, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो भी, नहीं है तो भी, वो बहुत ही इजी रीजनिंग वाली चीजें होती है, वो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो बहुत अच्छा बनते जाता है। पेपर 4 जिसमें साइंस वाला पोर्शन मुझे अपने लिए लगा था कि मेरे को डेली रिवाइज की जरूरत है, ताकि एग्जाम के समय वो ज्यादा समय ना ले। इसी तरीके से सर फिलोसफी के नोट्स, क्योंकि हिंदी में इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, तो हमने तो जो भी हिंदी में अवेलेबल नोट्स है ना उसको बैठ के पहले तो ट्रांसलेट ही किया है, तो वो डबल काम भी किया है, तो वो याद भी होते कि पॉजिटिव भी रहा और नेगेटिव भी रहा, जो भी बोलिए, लेकिन क्योंकि रिजल्ट सही रहा तो सब पॉजिटिव ही था। और एक एक आता है आपका पेपर 7 जो तो अनप्रिडिक्टेबल था 19 में, और फिर 20 में हमने पुराने पेपर के हिसाब से उसको वैसा टॉपिक वाइज तैयारी किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, यानी कि आपने हर सब्जेक्ट को उसके अकॉर्डिंग ही आपने प्रिपेयर किया, उसको बेटर तरीके से करा। इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू के बारे में क्या सजेस्ट करेंगे आप? सर देखिए, इंटरव्यू तो पूरा आपकी पर्सनालिटी टेस्ट है, ये कुछ 1-2 महीने में तो नहीं होता है, ये शुरू से ही आपका है। बस हाँ, थोड़ा इसमें मॉक इंटरव्यू देते रहिए, तो वो चीजें वहाँ पे। अच्छा, इंटरव्यू पैनल में जो बैठे लोग होते हैं ना वो काफी एक्सपीरियंस लोग हैं, काफी कंफर्टेबल करा देते हैं, वहाँ पे डर ही नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि मैंने मॉक इंटरव्यू में मैं ज्यादा डरी, वहां तो बहुत ही अच्छा गया। चीजें आपके, कहना चाहिए वो बॉल आपके फील्ड में होता है, आप उनको जहां ले जाना चाहे ना वो वहां जाते हैं। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, वो क्वेश्चन कुछ भी कीजिए करेंगे, वो आप उधर ले जाने की कोशिश कीजिए, और वो पहुंच जाते हैं। अगर उनका इंटेंशन ऐसा ना होना कि आपको मार्क्स ही नहीं देना है, तब वो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि आपसे कुछ ले, मतलब आपको नंबर देना चाहते हैं, तो वो आप जहाँ ले जाना चाहेंगे वहां जाएंगे। तो मेरे साथ भी यही हुआ। कुछ योजनाओं में ज्यादा क्वेश्चन हुए थे जब पहली बार दिया था, जब 2020 था तब जो नेक्स्ट वाले जिसमें डीसी का पद मिला, इसमें तो पूरा डीएसपी बेस्ड क्वेश्चन थे। आप ऑलरेडी क्लास 2 हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा थे, तो वो मैनेज हो जाता है वहाँ पे। मॉक इंटरव्यूज में काफी हेल्प करता है। बहुत बढ़िया। बस मैं आपसे अंतिम 1-2 प्रश्न करूंगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा।
आप अपने टाइम को जी मैनेज कैसे करते थे? जैसे ऑलरेडी पहले भी पोस्टेड थे और फिर इसका इस प्रिपरेशन को करना, तो ये आपका पूरा जी मैनेज कैसे कर देते चीजों को? जी जी सर, मैं स्मार्ट स्टडी में बिलीव करती हूँ। मैं टारगेट बेस्ड पढ़ाई करी है। जैसे आज मेरा मूड अच्छा है या पढ़ने का मन है, तो मैंने आज अपने लिए 10 घंटे निकाल लिए हैं। मतलब उतना उस लायक टारगेट बनाया कि कंप्लीट करना है, चाहे वो 10 घंटे लगे। किसी दिन बिल्कुल। ऐसा होता था कि नहीं पढ़ना है, तो वो 2 घंटे ही पढ़ती थी, लेकिन हाँ, टारगेट बेस्ड, जितना टारगेट किया वो मुझे खत्म करना है। क्योंकि मैं कोई बहुत और बढ़िया। जॉब में नहीं थी, इसलिए मेरे पास काफी समय भी होता था। तो मैं टारगेट लेके ही चलती, ओवर टारगेट रखती थी ताकि ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट कर सकूं करके। और टाइम मैनेज तो सर ऐसा होता है ना कि जब एग्जाम आता है ना, ना दिन का पता चलता है ना रात का, कब सुबह हुई ऐसा अभी तो जगह फिर रात हो गई। ये चीजें अपने आप बनते जाती है, शुरुआती तौर पे तो नहीं, लेकिन जब आप एक फ्लो में आ जाते हैं ना, फिर चीजें सब अपने आप रास्ते में आते जाती है। इसके लिए मैं कहूंगी कि आप जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मैं कहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में रह के पढ़ने की कोशिश कीजिए और बहुत उसको बढ़िया। प्रोडक्टिव बनाइए। क्योंकि आप एक दूसरे को जब देखते हैं ना कि अरे उनका इतना कंप्लीट हो गया, मेरा इतना पीछे, तो आप खुद ब खुद उस स्पीड को उनको अप्रोच करने पे पहुंच जाते हैं। तो वो आपस में एक हेल्दी कंपटीशन चलते रहता है ना, तो वो कभी आप डिले नहीं होंगे, टाइमली सब चीजें कंप्लीट होते जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत जी बढ़िया। यानी कि हम लोग उसको मेंटेन करके चले तो इश्यू नहीं होगा। जी जी चलिए, बहुत अच्छा है। अंतिम में आपसे बस लास्ट क्वेश्चन करूंगा, ज्यादा नहीं आपको समय दूंगा। जी जी नहीं। सभी एस्पिरेंट्स के लिए, जो फ्रेशर हैं, पहली बार कर रहे हैं, या एक दो जी बार जो पास फेल में उलझे हुए हैं, प्री नहीं निकल पा रहा या प्री निकल गया, मीन्स दिया इंटरव्यू नहीं हो पाया, उनके लिए आप कुछ अपनी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे कि भाई आप सबके लिए मैसेज है? जी देखिए, ये जो रास्ता है ना, ये कठिन जरूर है। तो वो कहते भी है ना, जब समुद्र मंथन होता है तो उसमें से विष और अमृत दोनों निकलता है। जो बहुत विष बढ़िया। को पी लिया वही महादेव विश्वनाथ कहलाता है। तो ये रास्ता तो कठिन है, ये आपको पता है पहले से, जब आप इस जर्नी में आ रहे हैं तब से। तो मान के चलिए, इस दौरान आपको हो सकता है थोड़ी सी टेंशन ज्यादा होगी, छोड़ने का मन करेगा। लेकिन इस टाइम में ना मेरी बात याद कर लीजिएगा कि ऐसा मोड आपके जीवन में आएगा, मुझे आया था, आपको भी आया। तो ये बहुत कॉमन चीज है, इसमें डरने वाली बात नहीं है, इससे निकलिए। और उसके बाद जैसे कि प्री एक थोड़ा सा वो फैक्टर हो जाता है कि कई बार लक काम करता है। लेकिन हाँ, अगर आप जो सभी लोग पढ़ रहे हैं उसे आप नहीं छोड़े, जैसे कि एक छत्तीसगढ़ पोर्शन होता है, वो एक प्रॉपर डिफाइंड है कि उतना ही आएगा, उसे आप एकदम स्ट्रॉन्ग करिए। उसके बाद जो 25% होता है वो नॉर्मल रहता है, जिसमें आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो बनेंगे, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। और जो 25% रहता है वो बहुत टफ होता है, जो किसी से भी नहीं बनेगा। तो उन क्वेश्चंस को आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो नए हैं, एकदम न्यू है, वो किसी से भी नहीं बनेंगे। जैसे कि मुझे याद है एक बीजापुर से क्वेश्चन था, वो पहाड़ जो है वो बीजापुर में नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट वेस्ट में, मुझे नहीं लगता कि वो बीजापुर वाला भी बता पाएगा कि वो किधर है। तो ऐसे क्वेश्चंस छोड़ने वाले होते हैं, तो ये भी समझने की जरूरत है कि आपको क्या अटेम्प्ट करना है, क्या छोड़ना है। डरिए नहीं। जो एक मार्केट में मैं कहूंगी कि स्टैंडर्ड बुक्स हैं, सभी को पता है, जो इसमें प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं उनके पास बुक है, तो उन्हीं बुक्स को आप बार बार पढ़िए। किसी मतलब एक सब्जेक्ट में मल्टीपल बुक्स पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को आप मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। ये सभी बोलते हैं, बस इसे फॉलो भी करिए। जानते तो सभी हैं, इसे फॉलो करने की कोशिश करिए। और बस ऐसे ही है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बड़ा है ना, शॉर्ट एंड स्वीट सा आपने पूरा मैसेज दे दिया है, कंप्लीट कर दिया है। बस मैं अंतिम प्रश्न आपसे रखूंगा। गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? और खास तौर से मैं उन महिलाओं के लिए, गार्जियंस के लिए आपसे पूछना चाहूंगा जो कई बार बच्चों को, लड़कियों को पढ़ने का अवसर नहीं देते। बहुत सारे बैरियर जी होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, सोशल है, फैमिली है, बहुत सारी बातें। तो जी आप गर्ल्स के लिए और गर्ल्स के गार्जियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी सर, यहाँ से अगर पेरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, अभी का वो समय नहीं रहा है कि आप दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट करें। प्लीज, अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो प्लीज उन्हें सपोर्ट करिए। गवर्नमेंट इतने सारे स्कीम दे रहे हैं कि अगर कोई फाइनेंशियली भी उतना स्ट्रांग नहीं होगा तो भी वुमेन को उनके एजुकेशन पूरे करने के सारे चांसेस मिलेंगे, इतने स्कॉलरशिप्स हैं, सब चीज है, बस आपसे उनको सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज उनको दीजिए।
क्योंकि आज के समय में ये बहुत जरूरी है कि सब खुद में एम्पावर्ड हो वुमेन, तभी हम देश के, आपकी फैमिली भी तभी, वो कहते हैं ना, विवेकानंद जी का कोट है, अगर आप किसी मैन को एजुकेट करते हैं तो सिर्फ मैन को करते हैं, लेकिन आप अगर किसी वुमेन को एजुकेट करते हैं तो आप पूरे जनरेशन को करते हैं। तो ये समझने वाली बात है, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोग समझ भी रहे हैं, तो ये करिए। और जो लड़कियां, जो वुमेन है वो देख रही है, मैं चाहूंगी अगर आप सीरियस हैं, ये तो पहली बात, आप शिक्षा के महत्व को समझिए। और जरूरी नहीं है कि आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही पढ़े, या आपको सीजीपीएससी निकालते हुए कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर बनना है। आप जिसमें भी हैं उसे पूरा कीजिए और उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए यूज करिए। मैं खुद कहूंगी, मैं इकलौती बेटी हूँ, और मुझे लगता है कि इसमें परिवार का जो सपोर्ट होता है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी लड़की के लिए आगे बढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने कितना प्यार से और गार्जियंस के लिए आपने मैसेज दिया कि वो समय नहीं रहा है, वो दौड़ नहीं रहा है कि आप डिफेंसिव करें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लड़का हो लड़की हो, दोनों नाम रोशन करते हैं, बस आपको ये समझना है तो हो जाएगा। जी। आज आकांक्षा जी आपने बहुत समय दिया और आपने बड़े अच्छे से सब चीजों को ब्रीफ में पूरी डिटेल से बातें बता दी, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं उनको काफी कुछ आपसे सीखने को मिला होगा। आपने डायलॉग मंच के लिए समय निकाला, और सभी एस्पिरेंट्स की ओर से भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और बस एक अंतिम, अब डीसी आप बन गए, आगे की क्या प्लानिंग है, यहीं पर या यूपीएससी भी सोच रहे हैं? सर अभी तो, क्योंकि यहाँ पे आने का मकसद भी जो मैंने अभी छत्तीसगढ़ में देखते हुए यहाँ पे आई, और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ को अभी ज्यादा जरूरत है, तो मैं फिलहाल तो ये काम करूंगी यहाँ पे। यहाँ की मुझे लगता है कि मैं अपने लोकल चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाती हूँ, जान पाती हूँ, तो करूंगी। साथ साथ यूपीएससी की तैयारी तो करनी ही है, बट उसका भी यही रहेगा कि मुझे छत्तीसगढ़ कैडर मिले, तभी मैं काम ज्यादा बेहतर कर पाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि छत्तीसगढ़ को ही सेवा देनी, जिस स्टेट से हम उसकी हम सेवा पूरी करेंगे। तो शुरुआत तो घर से होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको मेरी ओर से, डायलॉग मंच की ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं। अगली बार जब मैं आपका इंटरव्यू लूं, मौका मिले डायलॉग मंच पे लेने का, तो एक आईएएस से मिले। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज के भविष्य की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।